चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। लेट अस स्टार्ट द कंसेप्ट। देखिए, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत बार देखते हैं कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर ये बोला जाता है कि 11th हाउस बहुत शुभ है, ठीक है? या कई बार ये बोला जाता है 9th हाउस बहुत शुभ है, ये तो अगर एक्टिवेटेड हो जाए तो बात ही क्या है। और इसी बेस पे क्या होता है कि अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स जो है जेमस्टोन्स भी सजेस्ट करते हैं। 9th का तो आपको पता है जेमस्टोन्स लोग अक्सर सजेस्ट करते हैं। तो नेम ऑफ टुडेस टॉपिक इज व्हाट इज द रोल ऑफ कंसेप्ट ऑफ बाधक। बाधक ग्रह या बाधक हाउसेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है ना? बाधक का कंसेप्ट जो है आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। और कई बार आप देखेंगे कि 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, जो खासकर इन तीन हाउसेस की मैं इसमें चर्चा करूंगा। तो कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से लिखना है। अब आपको एक बहुत गहरे में बात समझ आएगी कि एट टाइम्स जो इतने पावरफुल हाउसेज है ये, जिनको आपको अच्छे रिजल्ट्स देने चाहिए और जिनको हर एस्ट्रोलॉजर आपको ये बोलता है कि इनको तो आपको स्ट्रेंथ देनी चाहिए, परंतु वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाता। तो वो क्यों होता है ऐसा? तो उसके लिए एक कंसेप्ट है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बाधक। और बाधक प्लेनेट या बाधक हाउसेस या बाधक ग्रह, ये जो है इस तरह से इसको समझेंगे। तो आप एक काम कीजिए, विद रेफरेंस टू पकड़ लीजिए। विद रेफरेंस टू क्या करना है, देखिए ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा, मैं आपको बहुत शॉर्ट में कंसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्प करके समझाऊंगा, ठीक है ना? तो आपको ये पता है कि तीन तरह की लगने आपके पास आपको बताई गई हैं। जो अगर मॉडलिटी जब मैंने आपको पढ़ाया था, समझाई थी आपको, मैंने तीन मॉडलिटी समझाई थी। एक आपको बताया था मैंने चर लगन होती है, एक बताया था स्थिर लगन होती है, एक आपको मैंने बताया था डुअल साइन होते हैं, ठीक है? इस चीज को आप दोनों मानते हैं? ये दोनों, ये कंसेप्ट आप दोनों को पढ़ाया गया ना आपके बेसिक्स के अंदर, ठीक है ना? अब यहाँ पर फार्मूले को पकड़ना है। फार्मूले को कैसे पकड़ना है कि जितने भी लगने हैं जो कि चर लगने होती हैं, चर लगन कौन कौन सी होती हैं ये बताइए मुझे आप। चर लगन कौन कौन से होते हैं? जस्ट टेल मी। सर पहला होता है एरीज और और फिर सर चौथी कर्क सर जी जी। जी। और मैम मैं क्लास में आपको कॉल बैक करता हूँ 5-10 मिनट में, ठीक है? सर सेवेंथ सर तुला, हाँ। और 10th सर मकर होती है 10th। ठीक है ना? आपको जब अपरिवाज वाला फॉर्म आपको जो मैंने समझाया था, वो सॉरी अपरिवाज नहीं, जो चर स्थिर चर वाला फार्मूला बताया। चर पहले आता था, सबसे पहले हम टॉप पे रखते थे चर को, फिर रखते थे स्थिर को, फिर रखते थे द्विस्वभाव को। बालाराम जी, आपको तो कंसेप्ट क्लियर है चर स्थिर द्विस्वभाव का, ठीक है? ठीक है ना? तो चर चर लगने जितनी भी होती हैं, चर लगन के अंदर हमेशा ध्यान रखना जो 11th हाउस होता है, ठीक है ना? चर लगन अगर आपकी है तो 11th हाउस, हालांकि मुझे पता है आप दोनों की तो है डुअल साइन है दोनों का, मुझे पता है, ठीक है ना? आपका भी और ये रूपल का भी, दोनों का डुअल साइन है, उस पर भी जाऊंगा। तो चर लगन के जितने भी हॉरोस्कोप देखो, उसके अंदर आंखें बंद करके बोल देना कि 11th जो हाउस के अंदर जो प्लेनेट बैठा है या जो राशि बैठी है या उसका जो लॉर्ड है, वो 100% उस पर्सन के लिए बाधक है। बाधक मतलब पूरे जीवन भर वो जो प्लेनेट है वो उस पर्सन को अच्छे रिजल्ट नहीं देगा टिल द टाइम उसको जो है एक तरह से हार्मोनाइज ना किया जाए या उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन बिठा के उसके ट्रीटमेंट ना किए जाए। तो अब अगर मैं चर लगन की बात करता हूँ तो मेष लगन के अंदर इससे आपको क्या समझ आया कि 11वां जो घर है वो क्या हो गया, वो अपने आप में एक तरह से बाधक बन गया। इसी तरह से तुला लगन के अंदर क्या होगा कि 11वां घर देखो, वहां पर कौन सी राशि बैठी है तुला लगन में, अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पर जो राशि बैठी हुई नौ। है 5 नंबर राशि बैठी है 11वें हाँ घर में, 5 नंबर। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि तुला लगन वालों के लिए जो सिंह राशि है, जो 11th हाउस के लॉर्ड है, वो हमेशा के लिए उनको क्या है, वो नेगेटिव रिजल्ट देगी, ठीक है ना? इस कंसेप्ट को पकड़ना है, ठीक है? बालाराम जी एक बार थोड़ा सा आपको माइक म्यूट कर लीजिए, साथ साथ थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है मेरे को। तो आपको पहले चर लगन की बात समझ आई। इसी तरह से अब आप समझिए कि स्थिर लगन के हॉरोस्कोप में क्या होता है। स्थिर लगन के हॉरोस्कोप में अक्सर हम ये करते हैं कि देखते ही आदमी को हम क्या करते हैं, जाते ही बोलते हैं कि भाई 9th हाउस का या तो जेमस्टोन पहना देंगे, या हम वो क्या नाम है फर्स्ट हाउस का जेमस्टोन पहना देंगे, या फिर आपको 5th हाउस का जेमस्टोन पहनाना होता है। ये कंसेप्ट आपको नॉर्मल तौर पे बताए जाते हैं सारे के साथ, यही बताए जाते हैं ना, ठीक है ना? तो बाधक का जो कंसेप्ट बोलता है
कि चर लगन के अंदर जो 11th हाउस की जो राशि है, ठीक है, जितने भी चर लगन के साइन है उनमें वो खराब करेगा। इसी तरह स्थिर के अंदर कौन खराब करेगा? 9 नंबर हाउस का जो राशि है। अब 9 नंबर तो भागेश भी हो गया, भाग्य का लॉर्ड भी तो हो गया, ठीक है ना? तो वहां पर क्या होता है कि अक्सर जो है एस्ट्रोलॉजर्स ये गलती करते हैं कि वहां पर वो 9th हाउस को सीधा डायरेक्ट भिड़ते स्ट्रेंथ देते हैं इन टर्म्स ऑफ सजेस्टिंग वेयरिंग फॉर सम जेमस्टोन्स, ठीक है? ऐसा होता है ना अक्सर, मगर वहां पर ऐसे नहीं करना काम। आपको जो काम को इम्प्लीमेंट करना है वो चीज चेक करके करना है कि आपको ये देखना है कि एज अ बाधक कंसेप्ट चर और स्थिर, चर और स्थिर के अंदर क्लियर हो रही बात है। चर के अंदर 11th हाउस और स्थिर के अंदर कौन सा है? 9th हाउस। हमेशा इट इज गोइंग टू बी अ बाधक, तो उसको ट्रीटमेंट दूसरी तरह से करना है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। अब द्वि स्वभाव के अंदर क्या होगा? द्वि स्वभाव के केस में हमेशा ये ध्यान रखना, द्वि स्वभाव के कौन से केसेस होते हैं? 3, 6, 9, 12, ठीक है? 3, 6, 9, 12 की जो लग्नें हैं वो द्वि स्वभाव है। उनके केस में हमेशा देख लेना कि जो 7th हाउस होता है वहां पर जो भी राशि बैठी है वो उनके लिए बाधक सिद्ध हो जाती है। यानी कि अगर किसी की जेमिनी लगन है तो उसके हाउस में जब 7th हाउस में देखोगे तो वहां पर धनु लगन बैठी होगी, वो उनके लिए बाधक बन जाएगी। किसी की धनु लगन है तो उसके केस में वहां पर जो है कौन सी लगन मिलेगी आपको? 3 नंबर 7वें हाउस में, है ना? वहां पर वो बाधक का रोल प्ले करती है। इसलिए अक्सर जो होते हैं डुअल साइन वाले जो लोग होते हैं उनको अपनी मैरिड लाइफ के अंदर अक्सर स्ट्रगल करना पड़ता है। स्थिर, अब ये बात आपको ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन बता रहा हूँ आज तक। द्वि स्वभाव लगन वाले हमेशा अपने स्पाउस को लेके स्ट्रगल करते दिखेंगे, देख लेना, ठीक है ना? कहीं सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। दो दो तो तुम लोग बैठे हो यहाँ पे द्वि स्वभाव वाले, थोड़ा सा इस चीज को क्लोजली एनालाइज करो। मैं ये नहीं कह रहा, डिस्टर्बेंस आ रहा है, रूपल की तरफ से आ रहा था। अच्छा, तो कंसेप्ट को पकड़ो। कंसेप्ट क्या बोलता है कि द्वि स्वभाव वाले जो होते हैं वो अपने रिलेशनशिप्स, यानी कि उनको दिक्कतें आती हैं या तो अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में, या फिर उनको दिक्कत आती है अपने स्पाउस से संबंधित। उनको वहां पर अपने स्पाउस और अपने बिजनेसेस से संबंधित जो है अक्सर जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। आप इस चीज को ब्लैंक चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप कोई भी कुंडली उठा के देख लेना, उठाते ही आप भिड़ते ही अगर देखोगे, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या बोल रहा हूँ? अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ भी रूपल को अच्छा हस्बैंड नहीं मिलेगा, ये नहीं बोल रहा हूँ। अगर मान लो 7th हाउस का लॉर्ड उच्च का है, 7th हाउस के लॉर्ड की कंजंक्शंस अच्छी हैं, तो चीजें बचाई भी जा सकती हैं। इसी तरह से आपको द्वि स्वभाव के केस में ये हमेशा फोकस करना है कि मगर अगर बाय द वे 7th हाउस जो है किसी भी तरह से मान लो वो अकेला, एक तो अकेला, अगर वो एक बात और समझना है, यहाँ पे कंसेप्ट को और थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ कि मान लो चर लगन है, 11th हाउस का लॉर्ड अकेला बैठा है कहीं पे, तो अकेला प्लेनेट जो होता है वो हमेशा ज्यादा स्ट्रगल करता है। किसी भी हाउस में बैठा हो, 6, 8, 12 तो अलग ही चीज है, वहां तो है ही है। मगर जब जब कोई प्लेनेट खासकर अकेला बैठ जाता है, वो प्लेनेट जो है अक्सर ज्यादा स्ट्रगलिंग मोड के अंदर चला जाता है। इस बात को भी हमेशा पकड़ के रखना। ये कुछ बेसिक थंब रूल बता रहा हूँ आपको, जो कि बाधक के केस में तो बहुत ज्यादा तरीके से लागू होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डुअल साइन वाले सारे लोग ही अपनी मैरिड लाइफ में परेशान है या अपने बिजनेस में परेशान है। एट टाइम्स तक दिक्कतें उनको आती हैं चीजों को सेटल करने में। देखो, सेटलमेंट नाम का भी तो एक वर्ड है, वही जीवन में संघर्ष का नाम है। ज्योतिष को आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ज्योतिष एक अपने आप में जीवन की शैली है, मगर कुछ चैलेंजेस ऐसे भी होते हैं जिनको आप पार कर लेते हैं, जिनको आप वर्कआउट कर लेते हैं। यही आप अपने यहाँ पर, मैं ये क्या कह रहा हूँ आपको, इनडायरेक्टली क्या समझा रहा हूँ? यहाँ पर मैं इनडायरेक्टली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप डुअल साइन के हैं तो आप अपने स्पाउस को हमेशा रिस्पेक्ट दें, उनसे बहुत तमीज से और इज्जत से बात करें। अगर आप उनको नर्चर करेंगे, उस हाउस को नर्चर करना क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है। देखो, हर हाउस रिलेशनशिप है। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्थिर लगन वालों के बारे में क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अपने पिता से ऐसे संबंध बना के रखो कि अपने पिता को, अगर आप जहां पर भी ये गलती करोगे, अपने पिता से आप 3-5 करोगे, उनको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, या फिर अपने धर्म कर्म से संबंधित जो है आप उस समय ध्यान नहीं, स्थिर लगन वालों की ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। उनको अगर अपना 9th हाउस नर्चर करना है तो उनको अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ ध्यान देना चाहिए।
उनको अपने पिता से संबंधित जो उनका संबंध अपने पिता से है, उसके ऊपर खासकर ध्यान देना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट फोकस। इसी तरह से डुअल साइन वालों को अपने स्पाउस को नर्चर करना चाहिए, उसको प्यार से, जिसे कहते हैं पटा के रखना इनडायरेक्टली। और ये भी मैं बोलूँगा कि देखो जहाँ तक अगर ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि भई अगर आप किसी भी व्यक्ति विशेष को, चाहे आपकी छोटी बहन हो, चाहे आपकी वाइफ़ हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपके भाई हों, अगर आप उनको रिगार्ड दोगे तो आपका दिया हुआ व्यवहार जो होता है, आपका जो किया हुआ व्यवहार है, वो एक तरह से आपकी तरफ लौट के आता है। इट इज़ सिंपली दिस वर्ल्ड व्हेन यू टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड, द बिहेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ ऑलवेज़ कहते हैं ना टिट फॉर टैट। इस बात को समझ के चलना है। टिट फॉर टैट का बिहेवियर रहता है, ये 99% केसेस में यही होता है। वो बात अलग है कि कोई-कोई ऐसा बंदा मिलता है कि जिसके आप एक कान के नीचे थप्पड़ लगा दो और वो आगे से कुछ बोले ना, ऐसा बहुत कम मिलता है। अगर आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं देते हो और आप अगर डुअल साइन के व्यक्ति हो, तो आप बिलीव कर लीजिए कि आपका जो वो बाधक है वो उखड़ जाएगा। वो जो बाधक आपको मैंने कांसेप्ट समझाया है, कांसेप्ट ऑफ बाधक क्लियर हुआ आप लोगों को? मैंने क्या बोला? चर लगन के अंदर सारे के सारे 11वें घर, 11वां घर अब क्या हुआ? बड़ा भाई। 11वां घर क्या हुआ? समाज। 11वां घर क्या हुआ? आपके जो मित्र जो आपसे एज में बड़े हैं, आप उनकी तरफ अगर उनकी तरफ जो अपने व्यवहार को शालीन नहीं रखेंगे, एज़ वेल एज़ आप समाज को तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि 11वां हाउस मोटे-मोटे में क्या है? आपका सोसाइटी है, समाज है। अगर आप समाज को तवज्जो नहीं देंगे तरीके से, तो आप देखेंगे कि आपको समाज से संबंधित दिक्कतें आएँगी और क्या होगा, आपके जितने भी 11th हाउस से जुड़े हुए सिग्निफिकेंस हैं, 11th हाउस से जुड़े हुए सिग्निफिकेंस में आपका बड़ा भाई, आपकी इनकम के सोर्सेज़, ठीक है? इसके अलावा आपकी सोशल इमेज, आपकी सोशल मीडिया इमेज जो होती है, ठीक है ना? देखो फ़ेसबुक पे तो हर एक की पिक्चर खूबसूरत डली होती है ना, ये तो पता ही है आप लोगों को, परंतु अंदर की बात कुछ और है, ठीक है ना? तो वो चीज़ को समझना है कि आप अगर सोशली कमांड लेना चाहते हो और आप सोशली एग्रेसिव होके अपने कामों को बनाना चाहते हो, तो आपको समाज को तवज्जो देना है। इसी तरह स्थिर लगन वालों को मेरा एडवाइस रहेगा कि बिकॉज़ मैं आपको बार-बार बोलता हूँ ज्योतिष में कि ज्योतिष अपने आप में जीवन शैली है। आपको अपने पिता से अपने संबंध शालीन रखने हैं। रिलीजियस प्लेसेस पे जाकर कोई फालतू की उल्टी-सीधी हरकत नहीं करनी और रिलीजियस प्लेसेस को जो ड्यू रिगार्ड मिलना चाहिए, वो आपको देना है। कई लोग क्या करते हैं कि मंदिरों में जाकर या मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई भी आप जहाँ पे भी आपकी श्रद्धा बनती है, आप किसी भी रिलीजियस से बिलॉन्ग करते हैं, मगर आप वहाँ पर जाकर अगर अपना बिहेवियर जो कि एप्ट बिहेवियर होता है, एप्ट मतलब जो वहाँ पर बिहेवियर आपका होना चाहिए। कई बार आप जाते हो वहाँ पे पंडित जी को 2 गालियाँ दे के आ जाते हो या फिर आप जो जाते हो वहाँ पे जो आपके जो प्रीस्ट होते हैं उनको ही अगर कुछ उल्टा-सीधा सुना देते हो, तो इसका मतलब आपने अपना 9th हाउस बिगाड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ, जो आपको मैंने कांसेप्ट समझाया कि वो जो बाधक ग्रह है, वो एग्रेसिवली आपको उखाड़ के फेंक देगा। तो बाधक को कभी भी हवा नहीं देनी है नेगेटिवली। बाधक को ऐसे समझना है कि एक आपका जो रिलेशनशिप है बाधक के साथ बहुत ही सहज होना चाहिए। उसके बाद ही, क्योंकि जब तक आप बाधक को कंट्रोल नहीं करोगे अपने हॉरोस्कोप के अंदर, आपकी पूरी की पूरी जीवन को, आपकी पूरी के पूरे हॉरोस्कोप के जितने भी पॉजिटिव गुण हैं, सब के सब खत्म कर देगा। समझ आई बात? कितना इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है ये कांसेप्ट ऑफ बाध का, जो कि मैंने अभी तक देखो क्लास में नहीं पढ़ाया था क्योंकि अभी बेसिक्स में करवा रहा था। मगर आज कांसेप्ट ऑफ बाधक कम्युनिटी स्टूडेंट्स को इसलिए समझाया है कि कई बार मेरे को स्टूडेंट आते हैं कि सर सारा कुछ तो सही जा रहा है, फिर क्या दिक्कत आई? तो भैया ये दिक्कत आई कि चर लगन वाले 11वें हाउस से थोड़ा-सा संभल के रहें, स्थिर वाले जो है 9वें घर को सँभाल के रखें और द्वि स्वभाव वाले अपने 7वें घर को बहुत ज़्यादा सँभाल के। आई होप इट इज़ क्लियर, मेरी बातें बिल्कुल। यस सर। सर एक क्वेश्चन था कि अगर उस हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो तो उसका भी रोल होता है फिर? डेफ़िनेटली कंट्रीब्यूटर हो जाते हैं ना, सब लॉर्ड का काम करता है वहाँ पर जब कोई वो हाउस बैठता है। देखो क्या होता है कि जब कोई हाउस वहाँ पर जाके बैठा, वो प्लैनेट वहाँ पर जाके उस पर्टिकुलर हाउस में बैठा, तो वो वहाँ पर बैठकर कुछ प्रॉमिस कर रहा है। इट कुड बी अ नेगेटिव प्रॉमिस, इट कुड बी अ पॉजिटिव प्रॉमिस, ठीक है ना? मगर आप जब प्रिडिक्शन करते हो, इस बात को बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले जो एनर्जी होती है ना,
सबसे पहले जो एनर्जी होती है उस साइन की होती है जो साथ में घर में बैठे। पहले साइंस को समझो, जो SIGN यानी कि राशि को समझो। सबसे पहले महत्व है उस राशि का। फिर उस राशि के बाद जो महत्व आता है, वो आता है सेकंड नंबर में प्रेडिक्शन करते वक़्त ध्यान देनी ये बात, कि वहाँ पर जो प्लैनेट जाके बैठा, फिर उसकी एनर्जीज़ वहाँ पे रोल प्ले करती है। ठीक है ना? फिर तीसरे नंबर पे ये चीज़ आती है कि वो प्लैनेट का लॉर्ड, वो खुद जाकर कहाँ पे जाके कंजंक्ट कर गया किसी हाउस या किसी XYZ प्लैनेट के साथ। यही होता है ना हर हॉरोस्कोप के अंदर, यही तो 3 चीज़ें दिखाई हैं, यही तो आज तक पढ़ाया है आपको मैंने। यही तो देखने को मिलता है। क्या कहते हो बालाराम जी, संतुष्ट हो इस बात से? ठीक है ना? तो बातों को बिल्कुल सिंपल तरीके से पकड़ो। सबसे पहले एनर्जी पकड़ लो किसकी? जो साइन वहाँ पे जाके बैठे। फिर वो जो प्लैनेट बैठा, वो प्लैनेट तो कंट्रीब्यूट करेगा ही बेटा। वो प्लैनेट तो जब वहाँ पे बैठा है, मगर देखो वहाँ पे मैंने तुम्हारे को एक कंजंक्शन वाले केस में एक चीज़ हमेशा समझाई थी तुम लोगों को कि कंजंक्शंस जो होती हैं, मान लो 2 प्लैनेट बैठे हैं, कंजंक्शंस जो होती हैं आपको ये समझाया था ना कि भई उनके बीच में डिग्रीज़ का जो डिफरेंस है उसको भी पता करो। फिर वो यस। बैठकर इम्पैक्ट डिसाइड होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैंने आज एक कांसेप्ट एक क्लास में आप लोगों को ये भी पढ़ाया था कि व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली डिग्री, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो रूपल के 7th हाउस में फॉर एग्जांपल है, मुझे भी नहीं पता इसके 7th हाउस में कौन से ग्रह हैं, ठीक है? मान लो कि रूपल के 7th हाउस के अंदर जाके 3 प्लैनेट बैठे, ठीक है? फॉर एग्जांपल वहाँ पे बैठा एक सूर्य, फिर बैठा बुध, फिर बैठा मंगल। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि कौन-सा प्लैनेट किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। प्रभावित का वर्ड समझो, प्रभाव ध्यान में, ठीक है ना? मान लो अब यहाँ पर जो है हम शुक्र, सूर्य और बुध ऐसे नहीं पकड़ते। शुक्र, सूर्य और जो है मंगल मंगल स किसकी बात की थी हमने? मंगल की, शुक्र की और बुध की बात करी थी। तो यहाँ पे हम ऐसे पकड़ते हैं चीज़ों को कि जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे कम है, मान लो मंगल है 10 डिग्री का, ठीक है? शुक्र जो है वो 12 डिग्री का, सूर्य जो है वो 15 डिग्री का, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जो इम्पैक्ट सबसे पहले 10 डिग्री का मंगल जो है वो इम्पैक्ट किसको डाल सकता है? वो इम्पैक्ट डालेगा वो 12 डिग्री पे जो शुक्र पे, प्लैनेट है, उसको, शुक्र पे डालेगा। शुक्र पे डालेगा। और 12 डिग्री वाला जो है वो इम्पैक्ट किस पे डालेगा? 15 वाले पे। सूर्य पे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? प्रैक्टिकली समझो बात को। प्रैक्टिकली समझने वाली बात है कि मान लो एक लाइन के अंदर 3 लोग चल रहे हैं। एक सबसे आगे बालाराम जी हैं, बालाराम जी के पीछे मैं हूँ, मेरे पीछे रूपल है। ठीक है? सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अब मैं तो बालाराम जी को देख रहा हूँ और मैं बालाराम जी के पीछे चल रहा हूँ। बालाराम जी पर मुझे नहीं देख रहे। बालाराम जी आगे की तरफ चल रहे हैं, वो हाउस को अपनी यात्रा पे निकले हैं, उनका मुँह उस तरफ है। तो मैं बालाराम जी को इम्पैक्ट कर सकता हूँ, चाहे उनको पीछे से स्टैब कर दूँ, धक्का दे दूँ, कुछ भी कर दूँ। इसी तरह से रूपल जो है वो बालाराम जी को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगी, रूपल मेरे को कर सकती है इम्पैक्ट, क्योंकि वो मेरे पीछे चल रही है। इसी तरह से कांसेप्ट ऑफ प्लैनेट्स जो द प्लैनेट व्हिच गिव्स द इन्फ्लुएंस टू ईच अदर, 3 ग्रह मान लो एक ही राशि में, एक ही घर में बैठे, वो एक-दूसरे को प्रभावित कैसे करेंगे, उसका पैटर्न ये है। बातें समझ आई? सर दोबारा बताइए, ये स्पेस मतलब मेरे लिए बहुत महत्व है, ठीक है? दोबारा बताइए प्लीज। नया है? ऐसे कह रहे हैं? अच्छा, दोबारा समझाता हूँ। देखो, मान लो मैं समझाता हूँ। एक मिनट सर जी, आपका जो बोलने का जो तरीका है बहुत नया ढंग का है, बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को। देखो, क्या होता है कि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है, जब मेरे पास स्टूडेंट पढ़ता है, वो ये कहता है कि सर 3 ग्रह बैठ गए एक ही हाउस में। अब ये समझ नहीं आ रहा स्टूडेंट को कि कौन-सा ग्रह किसको कैसे प्रभावित कर सकता है, ठीक है? तो मान लो आप ये समझ लो कि रूपल के 7th घर में फॉर एग्ज़ाम्पल ही पकड़ रहा हूँ, मुझे तो कभी याद नहीं है कुंडली तो उसकी। उसके 7th हाउस में 3 ग्रह बैठे हैं। सूर्य बैठा है, शुक्र बैठा है और मंगल बैठा है। मंगल 10 डिग्री का, शुक्र 12 डिग्री का और सूर्य जो है 15 डिग्री का। अब जो मंगल इम्पैक्ट डालेगा डायरेक्टली, वो जो है सूर्य पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा, सूर्य को प्रभाव नहीं कर पाएगा वो। उससे पहले मंगल अगर प्रभावित कर सकता है किसी को, तो वो किसको कर सकता है? शुक्र को कर सकता है।
क्योंकि शुक्र के पीछे कौन चल रहा है, सबसे पीछे सबसे कम डिग्री किसकी है, मंगल की है। आपको मेरा कंसेप्ट समझ आ रहा है? इसी तरह से चलो अभी इसको कंसेप्ट को प्लेनेट से निकाल दो, प्लेनेट की हिसाब से भूल जाओ। अब मान लो एक लाइन में हम तीन लोग चल रहे हैं, बालाराम जी सबसे आगे चल रहे हैं, मान लो 29 डिग्री का सूर्य बालाराम जी है, 15 डिग्री का जो शुक्र है वो मैं हूँ, और 10 डिग्री का जो मंगल है वो रूपल है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि कौन सा ग्रह किसको इम्पैक्ट करेगा, किसके ऊपर प्रभाव डाल सकता है, किस ग्रह का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, ये समझा रहा हूँ। मैंने पहले अभी आपको बाधक समझाया, अब बाधक के केस में भी आगे क्या होगा, गुत्थी उलझ जाएगी। वहां पर क्या होगी, वहां पे प्रॉब्लम ये आएगी, आप लोगों को ये दिक्कत आएगी कि चलो सर ये तो आपने बता दिया कि द्वि स्वभाव के केस में 7th हाउस बाधक है, मगर अभी नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या हुआ, रूपल ने क्वेश्चन पूछ डाला कि सर मान लो वहां पे कोई ग्रह बैठा है तो वो इम्पैक्ट करेगा, 100% करेगा। ठीक है ना। अब उसमें भी क्या होता है कि अगर कोई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, मल्टीपल ग्रह तो नहीं बैठे, अगर मल्टीपल ग्रह बैठे तो कैसे चेक करना है वो समझा रहा हूँ। तो मंगल जो है, जो सबसे कम डिग्री का है, वो अपने नेक्स्ट इमीडिएट जो मान लो 10 डिग्री का मंगल जो है वो रूपल है, 15 डिग्री का जो शुक्र है वो मैं हूँ, और 29 डिग्री का सूर्य जो है बालाराम जी है। तो जो मंगल इम्पैक्ट डालेगा वो किस पे डालेगा, मेरे ऊपर। मैं शुक्र हूँ, मेरी डिग्री ज्यादा है उस घर में, किससे, मंगल से। मंगल जो है प्रभावित किसको कर सकता है, मेरे को कर सकता है, क्योंकि मैं शुक्र हूँ वहां पर 15 डिग्री का। ठीक है ना। इसी प्रकार से कंसेप्ट को समझो कि बालाराम जी को कौन प्रभावित कर सकता है, बालाराम जी 29 डिग्री के सूर्य हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पर कई एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा बोलते हैं कि जी 29 डिग्री का सूर्य सबसे ज्यादा प्रभावशाली, तो वो डिग्री उसकी ज्यादा है, वो दोनों को इम्पैक्ट करेगा। नहीं, उल्टा गेम चलेगा। जो ग्रह सबसे छोटी डिग्री का है वो अपने से बड़े वाली को इम्पैक्ट करता है। ये पैटर्न है, इस पैटर्न को समझोगे तो भी प्रिडिक्शन कर पाओगे। भविष्यवाणी देने का तरीका यही है एक्चुअल में। प्रिडिक्शंस के अंदर अगर आप फेलियर होते हो तो आपकी प्रिडिक्शंस तभी गलत जाएंगी जब आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा। हालांकि ये चीजें मैंने 24 घंटे वाले कोर्स में बताई नहीं है, ना मैंने बाधक का कंसेप्ट समझाया, क्योंकि वहां पे मैं प्रिडिक्शंस करवाता हूँ तुम लोगों से, ओपन करता हूँ पहले कच्चे कच्चे फ्लोर पे। ठीक है ना, ये नहीं है कि मैं तुम्हारे टर्फ का मैदान दे दूं वहां पे तुम खेलना स्टार्ट कर दो, वो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं कम्युनिटी के अंदर उन्हीं को पढ़ाता हूँ जो स्टूडेंट्स पहले 24 घंटे का वो जो ताप है वो झेल चुके हैं। तो अभी ये जो बाधक का कंसेप्ट समझ आया आप लोगों को, और इसमें भी प्रभाव डालने वाला कंसेप्ट समझ आया? यस सर। सिंपल था ना, लिख लिया सबने? यस सर। ओके, अभी अजीत जी, एलिजाबेथ एंड नरेश जी, आप लोगों को कुछ पूछना है क्योंकि आप दोनों तीनों लेट आए हो, बताओ। एलिजाबेथ, योर वॉइस इज नॉट कमिंग टू मी। So now you can hear me. Yes, yes, I can hear you. So actually I joined late, so I was not able to relate, but I'll go through the video. So if I have any questions, I'll check with you later. Okay, okay. In a very short, I'll just go through. I'll give you a deep brief, deep, preview of the concept. Today I have given the concept of Badaka. What is the Badak concept? At the end of the day, generally what happens is we often see the horoscope and we see that yes, what is the pattern? Why our predictions are not going in the right way? But when you talk about one principle, here I have given today one of the very important principle, that is the concept of Badak Graha in your horoscope. That the concept speaks about basically when you talk about the Char Lagna horoscopes, यानी कि चर लगन का जितना भी हॉरोस्कोप है, चर लगन के अंदर जो भी आपके साइंस आते हैं, ठीक है ना, 1, 4, 7, 10 आता है ना, तो चर लगन के जो साइंस हैं वो जो है वो किस पैटर्न में काम करते हैं, उनके केस में अक्सर 11th हाउस जो होता है वो बाधक होता है। तुला लगन की कुंडली के अंदर 11वां घर का जो लॉर्ड है वो बाधक है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसका ट्रीटमेंट बताया। ट्रीटमेंट मैंने ये बताया कि भाई अपने बड़े भाइयों से संबंध अच्छे रखो, समाज के साथ आप रिबेलियस नहीं हो सकते। तुला लगन वाले लोग जहां जहां समाज में छूटते गाली छूट फेंक देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, समाज के सोशल प्रिंसिपल्स को लेके, वहां पर उनको
नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने स्टार्ट होंगे और उनकी इमेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उनके इनकम के सोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से व्हेन यू टॉक अबाउट स्थिर लग्न, ओके, स्थिर लगन के कंसेप्ट के अंदर, केस के अंदर, ऑलवेज 9th हाउस इज कंसिडर्ड एज मेजर बाधका। दैट शोज कि यू शुड ऑलवेज मेंटेन वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर स्पेसिफिकली फादर, विद योर टीचर्स, क्योंकि 9th हाउस आपके टीचर का है, आपके फादर का है। 9th हाउस जो है रिलीजियस प्लेसेस पे जाना है, रिलीजियस धर्म कर्म को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हायर एजुकेशन में। अगर आप अपने गुरुओं से, अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रखोगे तो 9th हाउस आपका जो 9th हाउस है वो बुरी तरीके से आपको एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा और बहुत नेगेटिवली वो वे में वो आपको रिजल्ट देगा। इतने बुरे रिजल्ट देगा कि आपकी कुंडली के जितने भी अच्छे प्लैनेट्स हैं, जितने भी आपके अच्छे संजोए कर्म है, वो सब खत्म कर देगा। कई लोगों को लोग ऐसा बोलते हैं कि सर 9th हाउस कैसे करेगा, 9th हाउस तो भाग्य का स्थान है। नो 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 नो, 9th हाउस भी आपको बुरा इम्पैक्ट देगा अगर आपने बाधक के केस में स्थिर लगन के व्यक्ति ने अगर कहीं ना कहीं 9th हाउस को गलत तरीके से हार्म किया या टच करने की कोशिश की, अपने फादर से रिलेशन खराब किए, गुरु से खराब किए, या किसी रिलीजियस प्लेस पर जाकर किसी प्रीस्ट से, पंडित जी से, बिशप से आपने झगड़ा कर लिया या उनको अपशब्द बोले, आपका पूरा का पूरा फॉर्च्यून टर्न अराउंड कर जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बाधक. And similarly, in the case of dual signs also, the concept work. In the case of dual sign, when you talk about 7th house, it could be any rashi sitting in the 7th house. अगर आपका dual sign है तो आपका जो 7th house है वो आपके horoscope में major बाधक है. I hope it is clear. Now the concept. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज हाउ द एंटायर कंसेप्ट. अक्सर लोग बोलते हैं कि सर मेरे से ऐसी क्या गलती होगी कि मेरी कुंडली में अच्छे योग होने के बावजूद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं. सिर्फ एक छोटी सी गलती आपकी, एक छोटी सी गलती जिसमें आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि आपने या तो 11th हाउस को खराब कर लिया, या आपने 9th हाउस को खराब कर लिया, या 7th हाउस को खराब कर लिया. मैंने वैसे बहुत से लोग देखे हैं डुअल साइन के केस में जो अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल मिसबिहेव करते हैं या हस्बैंड के साथ मिसबिहेव करते हैं और पूरी दुनिया के साथ बहुत अच्छे होते हैं. वो एट टाइम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रूइंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और उनका बिजनेस का बड़े-बड़े बिजनेसेस खत्म होते देखे. तो ये क्यों होता है? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बाधका. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट बाधक, उनको कंट्रोल कैसे करना, उनको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है. यू शुड मेंटेन हेल्दी एंड विद अ वेरी कॉन्शियस माइंड, अच्छे रिलेशन. आपके पिता, आपके गुरु अगर आपको गाली भी दे रहे हैं और आप स्थिर लगन के हो, चुपचाप खा लो. वहां पर 3-5 करोगे, सारा का सारा कुंडली के जितने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, जितने भी आपके उच्च के ग्रह हैं, सारे के सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे इमीडिएट इफेक्ट के साथ. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बाधका. I hope guys it is clear now. Yes, sir. Yes, sir. So this was a very small concept today I have given in the community. ठीक है ना. Sir, अभी मैं actually- एक करके और अच्छे कंसेप्ट दूंगा कम्युनिटी के अंदर. जो लोग मिस कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको सही बताऊं. एंड प्लीज इस मैसेज को जितने भी लोग हैं, 300-500 लोग हमारी कम्युनिटी में, सबको बता दीजिए कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट साथ से जा रहे हैं. क्योंकि 24 आवर्स के अंदर तो मैं बेसिक करवाता हूँ. अब मैं एडवांस कंसेप्ट्स को धीरे धीरे आपको तैयार करूंगा कि अब आपसे गलतियां कहाँ होंगी जब आप प्रिडिक्शन दोगे. प्रिडिक्शन के अंदर ये बहुत बारीक और माइन्यूट गलतियां करने के बाद आप ये पाओगे कि आपने इतनी तैयारी भी करी और फिर भी आपको आपकी कुंडली रिजल्ट नहीं दे रही. बोलिए कुछ पूछना चाहते हैं. सर एक्चुअली 7th हाउस में फॉर एग्जांपल रहिए कोई भी राशि रहता है. एक्चुअली मैं तो कुंडली चार्ट देखूं या चंद्र को देखूं? चंद्र को नहीं देखना जी. अभी जो मैं अभी जो कंसेप्ट, हाँ, कंसेप्ट ऑफ बाधक की जो बात कर रहा हूँ, लगन से बात कर रहा हूँ. अच्छा, लगन से सोच लीजिए तुला का आ गया, मतलब 7th हाउस तुला आ गया, तो तुला का शुक्र दूसरा जगह में बैठा हुआ है. तुला का अंदर जैसे सोच लीजिए आपका जुपिटर आ गया, तो मैं पहले किसको देखूं, शुक्र को देखूं या पहले जुपिटर को देखूं? देखिए जी, मैंने क्या कंसेप्ट दिया, मैंने बोला तुला लगन को पहले आप ये देखो कि तुला लगन कैसा है, उसका क्या स्वभाव, उसकी मॉडलिटी क्या है. तुला लगन जो है चर लगन है. हाँ हाँ. चर लगन के अंदर जो 11th हाउस होता है उसका लॉर्ड चेक करो. वो लॉर्ड जो होता है वो बाधक का रोल प्ले करता है पूरी कुंडली के अंदर. अच्छा. इसलिए तुला लगन वाले व्यक्ति को हमेशा
जो है 11वां हाउस, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। 11वें हाउस में कभी तुला लगन वाले के व्यक्ति का कोई बड़ा भाई हो या कोई ऐसा उसका मित्र हो जो उससे उम्र में बड़ा है। और तुला लगन के अंदर क्या हो रहा है कि जो सिग्निफिकेटर ऑफ द हाउस, सिग्निफिकेटर कौन है? सिग्निफिकेटर कौन है 11वें हाउस का? वहां पर सूर्य बन गया, क्योंकि वहां पे 5वीं राशि बैठी है ना? तो 5वीं राशि का जो सिग्निफिकेटर कौन है? पिता भी होता है। तो पिता से, बड़े भाइयों से और समाज के अंदर वो व्यक्ति विशेष जो आपके मित्र हैं मगर वो आपसे उम्र में बड़े हैं, आप उनके साथ बेहतरीन संबंध रखेंगे तो आपको इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा, क्योंकि उस एक बाधक को आप कंट्रोल करके पूरी कुंडली के रिजल्ट निकाल। तो अपनी कुंडली में बाधक को चेक कर लो। अगर आप द्विस्वभाव लगन के हो तो अपने हस्बैंड के साथ या फिर आप अपने बिजनेस, क्योंकि 7th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है द्विस्वभाव के केस में? पति, यानी पति या पत्नी, मतलब जो भी स्पाउस, ठीक है? इसके अलावा आपका क्लाइंट होता है 7th हाउस। 7th हाउस इज योर व्हाट? He or she is your client when you are doing any business. 7th house represents your even relationship. It could be your girlfriend or boyfriend also. You should treat him or her with very proper due respect. उनके साथ या फिर अपने क्लाइंट के साथ आप थोड़ा सा भी, इवन तक क्लाइंट के पीछे से भी कुछ लोग गाली दे देते हैं झूठते कि यार ये क्या बकवास आदमी है, ऐसे सिर खाता रहता है फोन करके। बिल्कुल गलत। उसी समय व्यापार उल्टा जाना स्टार्ट करेगा। आपको फील होनी स्टार्ट होंगी चीजें। आप 10, 15, 20 क्लाइंट्स का अपमान करके देखिए, भले ही उनकी पीठ पीछे भी, आपका व्यापार औंधे मुंह जाके गिर जाएगा। और ये बहुत बड़ी ऐसी गलतियां जो होती हैं, ये मतलब देखने को मिली हैं। क्योंकि जब मेरे पास लोग आए, मैं कभी किसी से बात कर रहा होता हूँ, कुंडली तो बहुत स्ट्रांग है, 7th हाउस का लॉर्ड भी बहुत स्ट्रांग है, मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछता हूँ कि सर कोई ऐसा क्लाइंट आया जो आपसे बहस कर रहा था? वो बोलता है कि सर 3 दिन पहले आया या 5 दिन पहले आया या जो भी आता है सर, आते रहते हैं, मैं तो परवाह ही नहीं करता। अब ये जो शब्द है ना, मैं तो परवाह ही नहीं करता, डुअल साइन वाला व्यक्ति, द्विस्वभाव लगन का व्यक्ति अगर ये बात बोलता है मैं तो परवाह ही नहीं करता, उसका बिजनेस धीरे 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 करके उल्टी धारा पे निकल जाएगा और वो आदमी अपनी ऐसी कगार में पहुंच जाएगा कि वो मतलब डाइवोर्स तक भी पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर स्पाउस का, यहाँ पर आपके क्लाइंट्स का सम्मान करना बहुत 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 आवश्यक है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, Yes. So छोटा सा one कंसेप्ट है। question. यस यस एलिजाबेथ, टेल मी। So now mine is Aries, so I'm Char Swabhav, but my Lagnesh is in 11th house, sir. So how do I That will definitely give the support to the 11th house, na? okay. So I need to take care of my like for example, now I'm with my team. I work for the in the office, so I need to take care and be good with the team. That's what Look, when you talk about Char Lagan, your Lagan sign is Aries, na? When you talk yes, about your 11th house, in your 11th house, basically 11 number Rashi will be there. That means Kumbh Rashi. yes, sir. Okay, and when you are, if you are particularly saying that my Lagnesh, यानी कि आपका Lagnesh यानी कि Mars is sitting in the 11th house, so that Huh. shows that you are going to take care well of your colleagues. वो तो दिखाई ये रहा है कि आप अपने जो कलीग्स की बहुत हेल्प करने की कोशिश करोगे, मगर वहां पर जो साइन की एनर्जीज बैठी हैं वो बैठी है सैटर्न की एनर्जीज। उसके Saturn. उसके बावजूद भी आपके जो क्लाइंट, आपके जो आसपास के जो आपके ऑफिस में जो लोग होंगे या आपके टीममेट्स होंगे या सोशली, 11वां हाउस क्या है? समाज है, सोशल Some. मीडिया है। 11th हाउस इज योर पब्लिक इमेज आल्सो समटाइम्स। 11th हाउस इज योर Yes. एल्डर ब्रदर आल्सो। तो वहां से आप चाहे कितना मर्जी उसके लिए अच्छा कर लो, मगर आपको वहां से कुछ पॉजिटिव जो चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। दैट मीन्स यू विल कीप स्ट्रगलिंग। दिस इज द कंसेप्ट। So I hope it is clear. So that Yes, means sir. you should be always conscious in terms of 11th house, right? Sir. That means Samjha. नेकी कर दरिया में डाल, don't expect much from the people. बस you be good with others. That's it. Don't expect much. Simple rule for you. Okay. Yes. Thank you, sir.
राइट। सो गाइस, कंसेप्ट क्लियर हुआ? बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट था, कंसेप्ट Yes, ऑफ sir. बाध्यता। और इसके अलावा आपको मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये भी समझा दिया कि कौन सा प्लेनेट कैसे इम्पैक्ट करता है। 3 प्लेनेट, 4 प्लेनेट, 5 प्लेनेट, 8 प्लेनेट तक इकट्ठे बैठ सकते हैं। 9 इकट्ठे नहीं बैठेंगे, मगर 7-8 इकट्ठे बैठ सकते हैं। तो मगर उनका इम्पैक्ट कैसे चेक करना है, ये मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है ना। एंड हु विल इम्पैक्ट whom, कौन सा प्लेनेट किसको प्रभाव डाल सकता है, ठीक है ना। जैसे आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया है, जैसे रूपल सबसे पीछे चल रही है, बीच में मैं चल रहा हूँ, आगे बालाराम जी चल रहे हैं। तो बालाराम जी का मुंह तो उस तरफ है, बालाराम जी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपने उधर आगे देखिए। मैं पीछे से इनको चाहे वार करूं, चाहे उनको पीठ से सहलाऊं, उनको बोलूं कि बालाराम जी आगे आगे बढ़ो, हम भी आ रहे हैं आपके पीछे। एक मैं मोटिवेशन भी दे सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि पीछे से खंजर लेके उनके पीठ में डाल दूं। मैं ये भी कर सकता हूँ पीछे से बालाजी राम जी को हिट कर दूं, थप्पड़ मार दूं। पीछे से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पीछे आ रहा हूँ, बालाराम जी आगे चल रहे हैं। इसी तरह रूपल भी मेरे साथ वही कर सकती है। वो बात अलग है कि वो क्या करेगी, वो बात अलग है। बट कई बार ऐसा होता है कि 2 एनिमी प्लेनेट बैठे होते हैं। मान लो मंगल शनि इकट्ठे बैठे हैं किसी पे, सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हैं। अब सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हैं, तो यहाँ पर कौन किसको प्रभाव डालेगा? जिसकी डिग्री कम होगी वो ज्यादा नुकसान कर सकता है, ठीक है ना। समझ आई बात? मान लो शनि बैठा है 15 डिग्री का, सूर्य बैठा है 9 डिग्री का, तो 9 डिग्री वाला सूर्य जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, वो ज्यादा प्रभावशाली होगा किस पे? शनि के ऊपर। ऐसे बातों को पकड़ना है। इससे तुम्हारे को पता लगेगा कि एक्चुअल में जो उस हाउस से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, वो क्रिएट कौन सा प्लेनेट कर रहा है। आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। अभी एक काम Yes, करो, sir. अभी 5-7 कुंडलियां लो, 5-7 कुंडलियों में इस कंसेप्ट को डाल के देखो। आप चाहे अपने हॉरोस्कोप ही ले लो, अपने हॉरोस्कोप में भी ये चेक करो कि किसी स्पेसिफिक हाउस में अगर 3 प्लेनेट, 2 प्लेनेट बैठे हैं, तो कौन से प्लेनेट का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। जो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ तुमको वही दिखेगा। तुम ये देखोगे जो छोटे वाला प्लेनेट है जिसकी डिग्री कम है, वो पीछे से हिट कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है बड़ी डिग्री वाले प्लेनेट के ऊपर। इसको चेक करो प्रैक्टिकली, और अगले हफ्ते तक इसको कंसेप्ट को एश्योर करो कि यह सब तुम्हें समझ आया नहीं है। और ये बाधक वाला भी कंसेप्ट चेक कर लो। अगली कम्युनिटी मीटिंग में एक बहुत और जबरदस्त कंसेप्ट समझाऊंगा, सर उसको एक और क्लियर करो। क्वेश्चन था, बोलो बेटा बोलो। जैसे कि अगर डुअल साइन है तो डुअल साइन में 7th हाउस देखते हैं। 7th हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है और 7th हाउस का प्लैनेट जाके 10th हाउस में बैठा है, तो सर फिर हम वो फिर हमें वो 10th हाउस के अकॉर्डिंग भी वो देगा रिजल्ट। देखो ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा जो स्पाउस हो वो तुम्हारे को तुम्हारे वर्क प्लेस पे मिले। अगर तुम्हारी कुंडली में फॉर एग्जांपल लव मैरिज के योग बाय द वे लिखे हुए हैं, तो लव मैरिज के योग कैसे बनते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन 5th हाउस, 7th हाउस एंड 9th हाउस। चेक करो पहले उसको, पहले लव मैरिज के योगों को वेरीफाई करो। और अगर ज्यादा तुम इम्पैक्ट की बात करती हो, इम्पैक्ट सिर्फ ये आएगा कि हो सकता है कि तुम्हारा स्पाउस तुम्हारे कर्म में तुम्हारे को सहयोग करे, या फिर तुम्हारे कर्म में कोई बाधा क्रिएट करे। अब ये चीज कैसे पता लगेगी? ये ऐसे पता लगेगी कि आपके 7th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में बैठा, तो 10th हाउस का जो वहां पर राशि बैठी है, उस राशि के साथ इस पर्टिकुलर प्लेनेट के संबंध कैसे। सर दोनों के लॉर्ड सेम है और 10th हाउस में जुपिटर ही बैठा है। तो बेटा फिर तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ना। अच्छा। जब जब एक स्पेसिफिक प्लेनेट जब अपनी राशि में बैठता है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं सब राशि। उस Yes, कंसेप्ट sir. को क्या बोलते हैं? सब राशि में बैठ हाँ, जाए। तो सब राशि में जब कोई ग्रह अपनी राशि में बैठेगा, तो अपनी राशि को वो हमेशा बेनिफिट देगा, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई भी ग्रह अपनी राशि के अंदर बैठकर उस पर्टिकुलर हाउस और उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़े सिग्निफिकेंस, या उस पर्टिकुलर राशि और उस राशि से जुड़े सिग्निफिकेंसेस को खराब नहीं करता है। मगर यहाँ पर एक चीज को और भी समझना है कि गुरु का ओवरऑल नेचर समझना है। तुमने जुपिटर की बात बोली ना, Yes, जुपिटर sir. का ओवरऑल नेचर समझो। जुपिटर जिस हाउस में बैठता है, उसकी सेलेस्टियल बॉडी बहुत भारी है भाई। वो बाय बाय डिफॉल्ट, उसका इंटेंशन मैलेफिक नहीं है, बाय डिफॉल्ट जुपिटर जिस घर में बैठता है वहां पर अच्छे प्रभाव दे नहीं पाता। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, बट इट विल टेक सम टाइम। मगर जो बाधक का कंसेप्ट है वो तो यहाँ पे लगेगा। इसका मतलब क्या है कि अपने स्पाउस को हमेशा आपको एक इस तरह के संबंध मेंटेन करने हैं कि जहाँ पे हार्मनी रहे।
मगर जब जब आपकी हार्मनी नहीं मेंटेन हो पा रही है अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने क्लाइंट्स के साथ, तो आप ये पाएंगे कि आपकी कुंडली के अंदर जितने भी पॉजिटिव ग्रह हैं वो आपको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बाधिका। क्लियर बात? यस सर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। देखिए, मैं लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं देना चाहता, मैं शॉर्ट और क्रिस्प में बातें समझाता हूँ, मगर मैं अब जो बातें समझा रहा हूँ ये हर लेवल पे मैं अब और गहरा लेके जाऊंगा आप लोगों को। मैं बार बार फिर से आज बोल रहा हूँ, जो लोग कम्युनिटी क्लास में नहीं आ रहे, अब वो कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं जो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको धीरे 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 प्रिडिक्शंस की तरफ लेके जाऊंगा। एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा कि छूटते ही आप कुंडली तो बाद में खोलोगे, लगन तो देखना बात की बात है। आप सिर्फ और सिर्फ कुंडली, क्या आप उस लेवल पे भी प्रिडिक्शन कर सकते हो कि जहां पे अगर मुझे किसी व्यक्ति का नाम पता लगा, मैं उसका नाम देख के बोल सकता हूँ कि इसकी कुंडली में कौन से जो है कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं नाम से। इस शास्त्र को पता है क्या बोलते हैं? ये भी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, स्वर शास्त्र। स्वर शास्त्र बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने एक नाम सुना, बालाराम, मैंने सुना रूपल, अब क्या है, मैंने सुना मंजू, ठीक है ना, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप देख लेना एलिजाबेथ, मतलब अपने आप में पूरा का पूरा इतिहास चलता है इस नाम के साथ, पूरी की पूरी एक ऐसी डीप डाउन बैक हिस्ट्री होती है इन लोगों के साथ। चाहे कोई भी एलिजाबेथ नाम का बंदा होगा, देख लेना, रूपल, मंजू। अब जिन जिन मात्राओं के अंदर, अब जैसे रू है, ऊ की मात्रा आई ना, जब जब बड़े ऊ की मात्रा जिन जिन नामों के अंदर आती है, मैं अक्सर उन लोगों को बोलता हूँ, हालांकि मैंने रूपल को कभी टोका नहीं है, जैसे पूजा, पूनम, रूपल, ये जितने भी व्यक्ति हैं जिनके अंदर मात्रा ऊ की बड़े वाली आ रही है, ये लोग स्ट्रगल करते हैं। ये एक पॉइंट पे उठते हैं, दूसरे पॉइंट पे स्लिप होके नीचे जाते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। मैं अक्सर ये सजेशन करता हूँ अपनी काउंसलिंग्स के अंदर कि आप अपना नाम हो सके तो चेंज कर लीजिए। नॉट ओन आधार कार्ड पे तो आजकल पॉसिबल अब तो हो गया, पहले नहीं था। एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स पे नहीं बोल रहा, मगर आपका व्यावहारिक व्यावहारिक नाम जो है वो चेंज कर लो, ठीक है ना। इसी तरह से हर एक नाम का, अजीत, ठीक है ना, हर एक नाम में एक एक कहते हैं ना, एक पूरी की पूरी कहानी जुड़ी होती है। अजीत नाम के जितने भी व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, आप अजीत नाम के जितने भी व्यक्ति हैं, आप कभी ये देखना कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये अक्सर सोशली क्रिटिसाइज होते हैं। समाज में इनका क्रिटिसिज्म बहुत तेजी से बन जाता है, क्योंकि ये लोग जब काम करने जाते हैं तो ये ऐसा काम करते हैं कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, और एज अ रिजल्ट ये इनका इनका क्रिटिसिज्म होता है दबा के। ये लोग बर्दाश्त नहीं होते दूसरे से, आप देख लेना, हिस्ट्री है ये। मैं अजीत की बैग वो तो नहीं जानता, मगर अजीत खुद इस बात को अगर वेरीफाई कर सके तो कर दे, मुझे नहीं पता। जी सर, पर राइट। अजीत नाम का व्यक्ति जहां पर भी तुम्हें दिखेगा, तुम देखना कि लोग उससे जल बुन रहे होंगे बुरे तरीके से। ये एक हार्डकोर फैक्ट है। वो बंदा, ऐसे लोगों को मैं अक्सर ये भी बोलता हूँ, जहाँ पे अ पहले आता है ना, अभिजीत, अजीत, ठीक है ना, अनिमेश, ठीक है ना, ये जितने भी नाम है, ये लोग बर्दाश्त ही नहीं होते किसी को, सर इस समय ज्योतिषी लोग से ज्यादा झगड़ा हो रहा है। निंदनीय हो जाते हैं समाज में, निंदनीय, समझ रहे हो, अपने अच्छे काम की वजह से। और सुन लो मजे की बात, एक्सीलेंस होता है इन लोगों के पास, मगर इनका एक्सीलेंस बर्दाश्त नहीं होता किसी से, ठीक है ना। खैर, गुरु आरबीजे गुरुकुल में तो तुम्हारे को ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, तुम भले कितने भी बड़े ज्योतिषी बन जाओ, हमारे तो तुम हमेशा प्रिय रहोगे, ठीक है ना। जी परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बालाराम जी हैं हमारे बड़े भाई की तरह, वो भी एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है ना। एलिजाबेथ इज विद अस, यहाँ पे सीमा जी हैं। कभी आप लोगों ने वो ये वाला फील अपने गुरुकुल में तो देखा नहीं होगा, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते मिलेंगे, ठीक है ना। परंतु मेरे कहने का मतलब है कि आप स्वर शास्त्र बोलते हैं इसको, एक एक नाम में आप नाम से केवल पूरी की पूरी कुंडली बोल सकते हो, मगर आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सर ध्रुव नाम में बड़े ऊ की मात्रा आ गई ना बेटा, फिर से ऊ मात्रा आते ही स्ट्रगल का लेवल बढ़ जाता है। आदमी स्ट्रगल करता है, ऊपर जाता है, खट्ट से नीचे आता है एक छोटी सी गलती के कारण, और वो छोटी सी गलती वो बार बार ना चाहते हुए बेचारा करता है, ठीक है ना।
बॉसे सर, हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? बॉसे मतलब बलराम, बॉसे शुरुआत। बलराम नाम के जितने भी व्यक्ति होते हैं, नहीं, बलराम नाम का काम ये होता है कि बलराम जो वर्ड है वो एक मित्र वर्ड है एक्चुअली। बलराम नाम का व्यक्ति हर व्यक्ति को सपोर्ट करेगा। बलराम नाम के व्यक्ति को जब किस दिन खुद की जरूरत पड़ेगी ना, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा मिलेगा, ये देख ले और सुन लो। चाहे आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लो, अपने भाइयों को देख लो, अपने समाज में देख लो, आप भले किसी के लिए कितना मर्जी कर दो, बलराम नाम के व्यक्ति हमेशा दूसरों को हेल्प करते हैं, मगर जब उनकी हालत खराब होती है उनको सपोर्ट नहीं मिलता समाज में। ठीक है ना? ये बात से नहीं निकलता। ये मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, ठीक है ना? ये क्या होते हैं कि ये ना एक पूरा का पूरा ना हर एक ग्रह की एनर्जीज होती हैं, हर एक ग्रह की एनर्जीज जुड़ी हुई हैं इसमें, ठीक है ना? तो स्पेसिफिक ग्रह की एनर्जी, आप जब नाम चुनो तो नाम ऐसे चुनो कि देखो, अपना शास्त्र बोलता है चंद्रमा के बेस पे चुन लो, ये बोला गया ना आपको। मैं आप लोगों को वो चार्ट दे दूंगा कि कौन कौन से शब्द हैं, मतलब कौन कौन से प्लेनेट है जिनके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं, और उन शब्दों के दायरे में आप अपना नाम रखोगे ना, फिर कामयाबी मिलेगी। समझ रहे हो? मगर ये जो चंद्रमा के बेस पे जो कंसेप्ट था हमारे ऋषियों का, वो एक बेसिक कंसेप्ट था, मूलभूत कंसेप्ट था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, वो मूलभूत कंसेप्ट है। मगर आपको अगर स्वर शास्त्र का पूरा बेनिफिट उठाना है, अभी मैं इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं एक स्टेज में आपको लेके जाऊंगा वहां पे, मगर अभी नहीं, जहाँ पे आप नाम देखते बोलोगे, ठीक है ना? ये चीज होती है। बलराम नाम के जो व्यक्ति होते हैं, वो पूरा का पूरा कहते हैं ना, बलराम नाम को एक ही होता है कि अपना स्वाभाविक बल उनमें बहुत होता है। वो अपने जीवन का जितना भी लेखा जोखा इकट्ठा करते हैं अपने संघर्ष से करते हैं। और सुनो, ठीक है ना? इस तरह से ये हर शब्द की एक पूरी की पूरी वो है। एलिजाबेथ रॉयल नेम है, ठीक है ना? सीमा एक बाधक नेम है, ठीक है ना? सीमा नाम के जितने भी व्यक्ति मिलेंगे, ये लोग हमेशा क्या होंगे? एप्रीहेंसिव होंगे। एप्रीहेंसिव से मेरा मतलब क्या है? क्योंकि हर नाम की एनर्जीज है। क्या करेंगे कि मैं ये करूं या ना करूं, मैं ये करूं या ना करूं। सीमा एनर्जीज क्या आ रही है? सीमा। अपने आप को बांधते रहते हैं, खुले आसमान के नीचे भी बांध के रखते हैं, समाज में भी बांध के रखते हैं, ठीक है ना? तो ये एनर्जीज है हर एक नाम की, ठीक है ना? आप लोग देखिए, ठीक है ना? समझिए, इस हिसाब से बहुत होता है, ठीक है ना? नरेश नाम के लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है, कई बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। नरेश नाम के व्यक्ति जो होते हैं, समाज में उत्कृष्ट काम करते हुए भी एक इस तरह के राजा की तरह ट्रीट किए जाते हैं, जहां पर उनको समाज के कारण सफर करना पड़ता है। दे सफर ड्यू टू सोसाइटी द वे लॉर्ड राम सफर्ड। ओके, ड्यू टू सोसाइटी, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना? ये बातें अब आप अपनी अपनी जिंदगियों में लगा के देख लो। सर नरेश नाम के लोग अत्यधिक घर से सपोर्ट उनको नहीं मिलता है। देखिए, कहीं ना कहीं नरेश बैठे हैं यहाँ पे, उनसे पूछ लीजिए, मैं तो इसमें क्या ही बोल सकता हूँ, है ना? नरेश बैठे हैं यहाँ पर, उनसे वेरीफाई करवा लो। अपना तो काम दूध का दूध और पानी का पानी करना है। गुरुकुल में यही तो आपको सिखाते हैं हम। जी सर, इसीलिए मैं बार बार पूछ भी देता हूँ। वो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, पर बातों को समझना तो पड़ेगा ना हमारे को, क्योंकि जी मैं आप लोगों के ऊपर कोई प्रिंसिपल लोड बना कर नहीं डालना चाहता कि मैंने बोल दिया तुम मान लो। मत मानो यार, वेरीफाई कर लो, चेक करो, फिर बोलो, ठीक है ना? और अगर कुछ करेक्शन की जरूरत है तो करेक्शन कर लो। नॉलेज कौन सा, कोई ये कह लो कि मैंने कौन सा अपनी माँ के पेट से विद्वान पैदा हुआ था। सब सीखा है भैया, सब समझा है, धीरे धीरे समझा है। तो ऐसे करना पड़ेगा, टेस्ट, चेक एंड इम्प्लीमेंट, सिंपल है, ठीक है ना? सर टेस्टिंग करके आगे बढ़ो हर चीज। सर ये नरेश नाम का जो बताया आपने तो सही बताया, लेकिन अभी इसमें हम लोग अगर देखें तो स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो तो कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते। देखिए, तो आप न्यूमेरोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, मैं न्यूमेरोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ। न्यूमेरोलॉजी जो है वो मैं अभी ये बात कर रहा हूँ, मैं ज्योतिष के अंदर स्वर शास्त्र की बात कर रहा हूँ। जी 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 न्यूमेरोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं, मैं देखिए बहुत सम्मान पूर्वक दृष्टि से सभी न्यूमेरोलॉजिस्ट भाइयों को ये बोलता हूँ कि देखिए, आपकी जितनी नॉलेज है वो एक इनफ है, एक लेवल तक इनफ है, मगर आपको और गहरे उतरना है इस विज्ञान को लेकर, तो आप ज्योतिष की तरफ धीरे धीरे अपने कदमों के साथ अग्रसर कीजिए, यानी कि आगे बढ़िए।
इट जी इज सर। वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरोलॉजी एक टॉप लेयर पे हेल्प कर पाता है, बट बिकॉज मैंने कई बहुत से न्यूमेरोलॉजिस्ट को खुद अपने हाथों से पढ़ाया, तो मुझे ये पता है कि वो कहाँ पर जाके स्टक ऑफ हो जाते हैं। इवन तक मेरे पास जो न्यूमेरोलॉजी के स्टूडेंट भी होते हैं, मैं उनको न्यूमेरोलॉजी की तरह नहीं पढ़ाता हूँ। उनको मैं न्यूमेरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट्स ब्लेंड करके समझाता हूँ। इसका जीता जाता सबूत है बालाराम जी। उन्होंने हमारे साथ 4 कोर्सेज किए हैं, मगर उनको हर जगह मैं घुमाता हूँ, पहले टॉप लेवल पे समझाता हूँ, सारी बात समझाने के बाद फिर समझाता हूँ कि ज्योतिष को जिसके साथ जोड़ो। जी उनसे सर, ये पूछ मानता हूँ सकते हो सर, तो। मुझे मुझे मालूम है, मैं स्टडी किया तो मुझे भी पता और मतलब चला है कि न्यूमरोलॉजी जो है लिमिटेड है, उससे सारा चीज नहीं हो सकता है। जो बस इन डेप्थ नॉलेज है। सरल है ना, इसीलिए तो सरल है ना। जो सरल चीजें होती है ना, उनमें इतनी संघर्ष कम रहता है ना। तो बात ये है कि नरेश जी, एक एस्ट्रोलॉजी जो है कि ऐसा विज्ञान है, ये ना इसके लिए क्या है ना, आपको रोना पड़ेगा। अभी मैं आपको बहुत सारी बातें ना ऐसी बताता हूँ कि ना कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में भुगता हूँ। और एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने ना किताबों से ज्यादा अपने जीवन के इवेंट्स से बहुत सारे ये चीजें सीखी है। मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी की मदद से एक टाइम पे उनकी ऐसी हालत थी कि जो कि अपने बेड के अंदर भी हिल नहीं पाते थे, और आज की डेट में परफेक्टली चल रहे फिर रहे और मजे से काम कर रहे हैं। मगर कैसे? जस्ट बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को डीप डाउन धीरे धीरे बेबी स्टेप्स के अंदर, छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर फॉलो करके पूरी की पूरी जीवन शैली है। तो बहुत ध्यान से समझोगे, बेहतरीन विज्ञान है, बहुत समझदारी वाला विज्ञान है। मगर बहुत ध्यान से इस यात्रा को अगर आगे बढ़ाओगे तो मैं कई सारे कंसेप्ट समझाऊंगा अभी आप लोगों को। मगर वो 24 घंटे का जो कोर्स है वो एक बेस है आपका। अभी ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं अब हमारे अपने आरपीजे गुरुकुल के, जो कि यहाँ से सीखे, मगर जब वो वहां पर कोई कहीं पे कोई केपी सीखता है, कहीं पे कुछ और सीखता है, कोई XYZ और साइंस सीखते हैं। क्योंकि मैं तो अभी बेसिक्स करवा रहा था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज माय बेसिक एजेंडा। मैं तो उसका ध्वज लेके घूम रहा हूँ। मेरे पास मेजर जो ध्वज है मैं कैरी करता हूँ, वो वैदिक ज्योतिष का करता हूँ। परंतु वैदिक ज्योतिष एक जड़ और एक तना है बस। बाकी सारी की सारी जो चीजें आपको निकली हैं वो टहनी है, इसी वैदिक ज्योतिष से निकली हैं। तो आप वैदिक ज्योतिष को अगर बहुत ध्यान से पकड़ जाओगे, तो आरबीजी के कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो और जगहों पे जाके आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसे बात करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होता है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना। उसके कई जीते जाते एग्जाम्पल्स है, अभी नाम तो मैं क्या लूं, बट आई मीन टू से कि बेसिक्स को फोकस करो। और नरेश जी, आप जहाँ तक बात कर रहे हो, ये स्वर शास्त्र ये पूरा अपने आप में विज्ञान है। मैं आप लोगों को एक चार्ट दूंगा, अगली मीटिंग कम्युनिटी में जो जो आएगा ना, उसको प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं, ये आपको एनर्जी चार्ट दूंगा। उस एनर्जी चार्ट के अंदर मैं एक एक प्लेनेट, यानी से प्लेनेट से जुड़े हुए जो जो स्वर हैं, आपको वो दूंगा, जो जो अगली क्लास में आएगा। चलो, आज का मोटिवेशन दिया, ठीक है। मगर कीप कंटिन्यूअसली कमिंग टू द क्लासेस। This is very bad. Those who are not coming to the classes, they are wasting their money also. They are wasting their knowledge also. जो 24 घंटे का कोर्स किया, कम्युनिटी का फीस भरा और फिर उसके बाद भी नहीं आ रहे। तो आई वुड रिक्वेस्ट वंस अगेन टू एवरीबॉडी, प्लीज कम, ठीक है। तो आज बाधक का कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको, आई होप। चलिए गाइस, विद दिस नोट अगली क्लास में मिलते हैं, और बहुत ध्यान से इस क्लास को समझ लेना। मैं इसको अभी आधे घंटे में जो है इसको क्लास को लोड कर दूंगा, ठीक है ना। और आप लोगों के साथ लिंक जो है मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, और बालाराम जी आपको पर्सनल डाल दूंगा, ठीक है। चलो, यूट्यूब पे इस क्लास को अभी देख लेना, आधे घंटे में डल जाएगी। Yes, चलिए sir. गाइस, ओके, बाय बाय। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच। Good night, sir. नमस्कार टू एवरीवन, गुड नाइट। चलिए।